नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारत के यवन राज्य। और भारत के यवन राज्यों के बारे में दोस्तों ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों, भारत के यवन राज्य में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुख्यतः 4 राजवंशों के बारे में पढ़ना है। पहला जो था दोस्तों हिंद यूनानी, दूसरा शक, शक के बाद पहलव, पहलव के बाद कुशाण। ठीक है, तो दोस्तों हमने ऑलरेडी हिंद यूनानी के बारे में कर रखा है। हिंद यूनानी के बारे में जो भी फैक्ट बनते हैं, जितने भी तथ्य बनते हैं, वो जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हिंद यूनानी के बाद जो है दोस्तों शक हुए। ठीक है, तो आज हम लोग शकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शक, आज हम लोग शकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात ये आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि हिंद यूनानियों के बाद कौन आया। ठीक है, तो हिंद यूनानियों के बाद जो है दोस्तों वो शक आए। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते जाइए जैसे मैं नोट डाउन कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चीजें, सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, यूनानियों के बाद कौन आया पूछता है दोस्तों, तो जो यूनानियों के बाद आए वो आए शक। ठीक है, ठीक है, यूनानियों के बाद कौन आया दोस्तों, यूनानियों के बाद शक आए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों इनकी कितनी शाखाएं थी, पूछ देता है कि शकों की कितनी शाखाएं थी। तो इनकी जो शाखाएं थी दोस्तों वो थी 5। ठीक है, पूछ देता है कि शकों की शाखाएं कितनी थी, तो इसकी जो शाखाएं थी दोस्तों वो थी 5। शकों की 5 शाखाएं हुई। ठीक है, शकों की कितनी शाखाएं हुई दोस्तों, 5 शाखाएं हुई। और सारी शाखाओं की जो राजधानी बनी दोस्तों वो भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में शकों की जितनी भी राजधानियां हुई, अर्थात ये 5 शाखाओं की जो राजधानियां हुई वो भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में विद्यमान हुई या हुई। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों कि पहली शाखा कहाँ थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 5 शाखाएं हुई। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते चलेंगे कि पहली शाखा कहाँ हुई, दूसरी शाखा कहाँ हुई, तीसरी शाखा कहाँ हुई, चौथी शाखा कहाँ हुई और 5वीं शाखा कहाँ हुई। तो दोस्तों जो पहली शाखा हुई दोस्तों, पहली जो शाखा हुआ वो कहाँ हुआ दोस्तों, वो हुआ अफगानिस्तान में। दूसरी जो शाखा हुई दोस्तों, दूसरी शाखा जो हुई वो हुआ भारत में। दूसरी शाखा कहाँ हुई दोस्तों, दूसरी शाखा हुई भारत में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे मूव करते हैं। दूसरी शाखा जो हुई वो हुई दोस्तों भारत में। और भारत में कहाँ हुई दोस्तों, पंजाब में। ठीक है, अब देखिए भारत और अफगानिस्तान में हुआ, लेकिन अब जो दूसरी शाखा हो गई दोस्तों ये भारत में तो हुआ, लेकिन भारत के किस भाग में हुआ, पंजाब में हुआ। ठीक है, दूसरी शाखा। तीसरी शाखा जो हुई दोस्तों, तीसरी शाखा हुई दोस्तों वो कहाँ हुई, वो हुई मथुरा में। ठीक है, मथुरा में। चौथी शाखा कहाँ हुई दोस्तों, चौथी शाखा जो हुई वो कहाँ हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी जो शाखा हुई दोस्तों वो कहाँ पे हुई, चौथी शाखा कहाँ पे हुई दोस्तों, चौथी शाखा जो हुई दोस्तों वो पश्चिमी भारत में। ठीक है, पश्चिमी भारत में। ठीक है, पश्चिमी भारत में। और जो 5वीं शाखा हुई दोस्तों वो कहाँ हुई, दक्कन में हुई। ठीक है, जो 5वीं शाखा हुई दोस्तों, जो 5वीं शाखा हुई दोस्तों वो कहाँ हुआ, वो हुआ दक्कन में।
तो देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग शकों के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट ये पूछ देता है कि शक जो है वो किसके बाद आए, तो शक जो है दोस्तों वो यूनानियों के बाद आए शक। ठीक है, इनकी कितनी शाखाएं हुई, इनकी 5 शाखाएं हुई। पहली शाखा जो हुई दोस्तों वो अफगानिस्तान में हुई, दूसरी शाखा पंजाब में, तीसरी शाखा मथुरा में, चौथी शाखा पश्चिम भारत में, और 5वीं शाखा जो हुई दोस्तों वो कहाँ पे हुई, वो हुई दक्कन में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे दोस्तों कि शकों का प्रथम राजा कौन हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम राजा, शकों का प्रथम राजा कौन हुआ, तो मोअ हुआ। प्रथम राजा जो हुआ दोस्तों वो हुआ मोअ। ठीक है, शकों का जो प्रथम राजा हुआ वो हुआ मोअ। ठीक है, शकों का प्रथम राजा कौन हुआ दोस्तों, वो हुआ मोअ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि शक मूलतः कहाँ के निवासी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शक जो थे दोस्तों वो मूलतः कहाँ के निवासी थे और वो कैसे भारत आए। तो जो शक थे दोस्तों वो मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और वो चारागाह की खोज में भारत आए। ठीक है, तो वो निवासी कहाँ के थे दोस्तों, शक जो मूलतः निवासी थे वो कहाँ के थे, वो थे दोस्तों मध्य एशिया के। ठीक है, मध्य एशिया से। ठीक है, जो शक जो थे दोस्तों वो कहाँ के निवासी थे, वो थे मध्य एशिया के। और किस खोज में वो आए थे वो दोस्तों, भारत, वो खोज में आए थे चारागाह के। ठीक है, चारागाह की खोज में वो भारत आए थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा, हम लोग शक पढ़ रहे हैं भारत के यवन राज्यों में। हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारत के जो मुख्यतः यवन राज्य हुए, पहले यूनानी हुए, फिर शक हुए, पल्लव हुए, फिर कुषाण हुए। तो यूनानी राजवंश के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। आज की इस वीडियो में हम लोग शक के बारे में पढ़ रहे हैं। शक में हम लोग ये सबसे पहला प्रश्न ये पढ़े हैं कि शक किसके बाद आए, तो शक जो है दोस्तों यूनानियों के बाद आए। शकों की शाखाएं कितनी हुई, शकों की शाखाएं 5 हुई। पहली शाखा अफगानिस्तान में हुई, दूसरी शाखा पंजाब में हुई, तीसरी शाखा मथुरा में हुई, चौथी शाखा पश्चिम भारत में हुई, 5वीं शाखा दक्कन में हुई। और प्रथम शक राजा कौन था दोस्तों, वो था मोअ। ठीक है, उसके बाद जो शक थे वो कहाँ के निवासी थे, मूलतः कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के थे। और वो क्यों भारत आए थे, कैसे भारत आए थे, तो वो चारागाह की खोज में भारत आए थे। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के तरफ। ठीक है, शक विजय के बारे में हम लोग विक्रम, ठीक है, शक विजय। ठीक है, शकों के विजय पर देखिए दोस्तों क्या हुआ कि एक विक्रमादित्य हुए। ठीक है, विक्रमादित्य के बारे में आप लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में आप लोग जानते होंगे। उन्होंने क्या किया था दोस्तों, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। और क्यों उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी दोस्तों, क्योंकि उन्होंने शकों को पराजित किया था। इसके साथ साथ उन्होंने विक्रम संवत का आरंभ करवाया था। कब करवाया था, 58 ईस्वी में करवाया था, क्योंकि उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों, विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत, विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत किसने करवाई दोस्तों, ठीक है, या विक्रम संवत की शुरुआत क्यों हुआ दोस्तों, वो शकों के विजय के उपलक्ष्य में हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये विक्रम संवत। ठीक है, वो क्यों चलाया गया दोस्तों, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, विक्रम संवत जो चलाया गया दोस्तों वो 58 ईस्वी में चलाया गया दोस्तों। ठीक है, और क्यों चलाया गया दोस्तों, वो चलाया गया शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, ये ईसा पूर्व होगा दोस्तों। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखिए विक्रम संवत, ठीक है, क्यों चलाया गया,
शकों के हराने के बाद, ठीक है, शकों को हराने के बाद एक मौर्य वंश का शासक हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है, शकों को हरा के विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और दोस्तों विक्रमादित्य की अगर जो बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुए वो विक्रमादित्यों में सबसे महान हुए, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो विक्रमादित्य महान हुए, मतलब विक्रमादित्य के रूप में सबसे ज्यादा फेमस हुए। तो दोस्तों देखिए चीजों को समझिए, विक्रम संवत का आरंभ कब किया गया, पूछ लेता है कि विक्रम संवत का आरंभ कब किया गया। तो विक्रम संवत का जो आरंभ किया गया वो शकों को हराने के उपलक्ष्य में या शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत का आरंभ किया गया। कि कब शुरू किया गया दोस्तों, 58 ईसा पूर्व में, और उसके शकों को हराने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की भी पदवी का आविर्भाव हुआ, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो हुए उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को सबसे ज्यादा तार्क संगत बनाया, ठीक है। सॉरी दोस्तों, देखिए ये मौर्य नहीं थे, ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे दोस्तों, ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए ये गुप्त संवत से थे। आगे हम लोग वही गुप्त संवत भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शकों का सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शकों का सबसे प्रतापी शासक, शकों का सबसे प्रतापी जो शासक हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ दोस्तों रुद्रदामन। पूछ लेता है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, वो हुआ रुद्रदामन, या सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली। शकों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ दोस्तों, शकों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ, वो हुआ रुद्रदामन, रुद्रदामन, ठीक है। शकों का सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक हुआ वो हुआ रुद्रदामन प्रथम, ठीक है, रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। और इसने क्या किया दोस्तों, रुद्रदामन प्रथम ने क्या किया, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया, ठीक है, सुदर्शन झील। रुद्रदामन प्रथम क्या किया दोस्तों, सुदर्शन झील। अभी आप लोग मौर्य वंश जब पढ़े होंगे दोस्तों तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि सुदर्शन झील की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। लेकिन जब रुद्रदामन प्रथम आया तो उसने सुदर्शन झील का क्या किया दोस्तों, एक नए तरीके से नवीनीकरण करवाया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते थे कि पूछ देता है कि दोस्तों क्षत्रप किसे कहा जाता था, ठीक है, क्षत्रप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्षत्रप, ठीक है। पूछ देता है कि शक शासकों में क्षत्रप किसे कहा जाता है, क्षत्रप से आशय क्या है। तो जो शक राजा थे वो अपने आप को क्षत्रप मानते थे। तो शक राजा जो थे दोस्तों अपने आप को क्या कहते थे, क्षत्रप की उपाधि से विभूषित करते थे या क्षत्रप मानते थे। चलिए अभी तक हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोग भारत के यवन राज्य के शक राजवंश के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोग पढ़ा कि यूनानियों के बाद शक आए, इनकी 5 शाखाएं हुई। 5 शाखा में पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिम भारत, 5वीं शाखा दक्कन। जो शक का प्रथम राजा हुआ उसका नाम मोह था। जो ये निवासी थे, जो मूलतः जो शक निवासी थे वो मध्य एशिया के थे। और ये कैसे भारत आए, ये चारागाह की खोज में भारत आए। विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुई, विक्रम संवत की शुरुआत एक गुप्त शासक हुआ,
उसी ने की थी। कैसे की थी? शकों पे विजय के परिणाम स्वरूप और इसके साथ साथ उसने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो विक्रमादित्य की उपाधि से सबसे ज्यादा वो विभूषित हुए। और विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? वो हुई 58 ईसा पूर्व में। ठीक है। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? शक वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? वो था रुद्रदामन प्रथम, जिसने मौर्यों द्वारा बनवाया गया सुदर्शन झील का नए तरीके से नवीनीकरण करवाया। और जो शक शासक थे वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे। ठीक है। जो शक शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे दोस्तों? अपने आप को वो क्षत्रप कहते थे। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको वो करिए, नोट डाउन करिए, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे शकों के बारे में सारे फैक्ट हमने कंसीडर कर लिया है। सारे फैक्टों को मैंने बता दिया है जो भी शक शासकों में पूछा जाता है। अब हम लोग आगे मूव करेंगे, और आगे मूव करेंगे दोस्तों उसमें पढ़ेंगे पल्लव। पल्लव जो है दोस्तों बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न नहीं बनते हैं, 1-2 पॉइंट है, बहुत ज्यादा पॉइंट है नहीं। तो चलिए हम लोग तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए पूछ देता है कि पल्लव किसके बाद आए। ठीक है। तो शकों के बाद जो है दोस्तों, शक के बाद जो आते हैं दोस्तों, शक के बाद आते हैं पल्लव। ठीक है। पल्लव जो होते हैं दोस्तों वो शक के बाद आते हैं। यानी शकों के बाद कौन आता है दोस्तों? एग्जामिनेशन हॉल में पूछ देता है कि शकों के बाद कौन आता है, तो शकों के बाद आता है दोस्तों पल्लव। ठीक है। और इनका मूल स्थान कहाँ था दोस्तों? शकों का मूल स्थान जो था, शकों का जो मूल स्थान था दोस्तों वो कहाँ पे था? वो था ईरान में। ठीक है। शकों का जो मूल स्थान था वो कहाँ था? वो था ईरान में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जो राजा हुआ दोस्तों, पल्लव राजा हुआ, सर्वाधिक प्रसिद्ध वो कौन हुआ? प्रसिद्ध। ठीक है। प्रसिद्ध जो शासक हुआ या प्रसिद्ध जो राजा हुआ उसका नाम क्या हुआ दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। उसका जो नाम था दोस्तों गोंडोफर्निस। ठीक है। गोंडोफर्निस। ठीक है। गोंडोफर्निस इंपॉर्टेंट है। गोंडोफर्निस जो था दोस्तों वो सर्वाधिक शक्तिशाली था। ठीक है। सर्वाधिक शक्तिशाली जो पल्लव शासक था दोस्तों वो कौन था? गोंडोफर्निस। ठीक है। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई। ठीक है। सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार कौन किया था दोस्तों? सेंट टॉमस। ठीक है। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ने ईसाई धर्म का प्रचार किया। ठीक है। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। अब हम लोग देखिए दोस्तों यहाँ पे अब कुछ देखिए, यही मेनली 4 पॉइंट ही बनते हैं, इससे ज्यादा कुछ बनता नहीं है। ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम लोग पढ़ रहे हैं शक के बाद पल्लव राजवंश के बारे में। पल्लव राजवंश के बारे में 2 ही 3 चीजें याद करने वाली हैं कि शकों के बाद पल्लव आए। ठीक है। इनका जो मूल स्थान हुआ वो कहाँ हुआ? ईरान में हुआ। प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? गोंडोफर्निस हुआ। और इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए सेंट थॉमस ने इसी के शासनकाल में क्या किया? ईसाई धर्म का प्रचार किया। चलिए अब हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के तरफ बढ़ेंगे, कुषाण। ठीक है। कुषाण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुषाण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत के यवन राज्य में दोस्तों कुषाण जो है वो लास्ट है, और कुषाणों के बारे में ही दोस्तों अक्सर एग्जामिनेशन हाल में पूछ लेता है। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में? अब हम लोग पढ़ेंगे कुषाण के बारे में। ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? अब हम लोग पढ़ेंगे कुषाण के बारे में। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कुषाण। ठीक है। और अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में कुषाण से ही संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं।
ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कुषाण था दोस्तों, वो किसके बाद आए? ठीक है, कुषाण जो आए दोस्तों वो किसके बाद आए? कुषाण जो आए दोस्तों किसके बाद आए? पल्लव के बाद कुषाण आए। ठीक है, पल्लव के बाद कौन आता है दोस्तों? पल्लव के बाद आता है कुषाण। दोस्तों याद रखिएगा, पूछ देता है कि यूनानियों के बाद कौन आए, तो यूनानियों के बाद आए शक, शकों के बाद कौन आया? पल्लव, पल्लव के बाद कौन आया दोस्तों? पल्लव के बाद आए कुषाण। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। ठीक है, अब ये पूछता है कि यूची और तोखरी भी कहलाए। ठीक है, तो कुषाण जो हुए दोस्तों वो यूची भी कहलाए और तोखरी भी कहलाए। तो कुषाणों को क्या कहा गया दोस्तों? कुषाणों को कहा गया यूची या तोखरी। पूछ देता है कि कुषाण और क्या क्या कहलाए, तो कुषाण जो कहलाए दोस्तों यूची कहलाए और तोखरी कहलाए। ठीक है, और जो ये यूची नाम का कबीला था ना दोस्तों, ये जो यूची थे ना यही 5 भागों में बट गए। ठीक है, यही जो यूची थे ये 5 भागों में बट गए। ठीक है, और यही जो थे कुषाण कहलाए। ठीक है, ये यूची जो था दोस्तों यही 5 भागों में विभाजित हुआ और इस 5 भागों में से एक जो थे वो थे कुषाण। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें? हम लोग पढ़ रहे कुषाण वंश के बारे में, पल्लव के बाद कुषाण है। ठीक है, और ये क्या कहलाए? ये कहलाए यूची और तोखरी भी कहलाए। ठीक है, और जो यूची थे दोस्तों वो 5 शाखाओं में विभाजित थे और उन्हीं में से एक जो शाखा थी वो कुषाण की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों कि कुषाण वंश के संस्थापक। अब देखिए कुषाण वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुषाण वंश का जो संस्थापक हुआ कुजुल कड़फिसेस था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश का जो संस्थापक हुआ दोस्तों कुषाण वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ? कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ दोस्तों? कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं। सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? पूछ देता है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक जो हुआ वो कौन हुआ? वो हुआ कनिष्क। आपको पता होगा। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा। ठीक है, सबसे प्रतापी कौन हुआ दोस्तों? वो हुआ कनिष्क। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ कुषाण वंश में? वो हुआ कनिष्क। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई दोस्तों? पुरुषपुर या पेशावर। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वो बनाई थी दोस्तों पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, तो सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ और इसने राजधानी बनाई दोस्तों। अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? अपनी राजधानी बनाई पुरुषपुर या पेशावर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ देता है कि कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वो बनाई थी पुरुषपुर और पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, अब देखिए कनिष्क जो क्या करता है दोस्तों? कनिष्क शक संवत चलाता है। ठीक है, कनिष्क जो क्या करता है दोस्तों? शक संवत चलाता है। ठीक है, शक संवत। देखिए थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन लगेगा। ठीक है, लेकिन जो कनिष्क ने जो संवत चलाया उसको शक संवत कहलाएगा। ठीक है,
कनिष्क ने क्या चलाया दोस्तों, कनिष्क ने चलाया शक संवत, और कब चलाया दोस्तों, ये 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया। ठीक है, कनिष्क के द्वारा क्या किया गया, शक संवत चलाया गया, और भारत सरकार इसी शक संवत का इस्तेमाल करती है। ठीक है, और कनिष्क कब चलाया था, क्यों चलाया था, कि राजगद्दी पे बैठने के उपलक्ष्य में इसने क्या बोला था दोस्तों, शक संवत चलाया था। ठीक है, ठीक है, देखिए ईसा पूर्व में ये ईसा होगा। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, शक संवत जो चलाया गया दोस्तों, किसके द्वारा चलाया गया, कनिष्क के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया, 78 ईस्वी में चलाया गया। ठीक है, और देखिए दोस्तों, और क्या हुआ दोस्तों, यही जो है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है आजकल। ठीक है, आगे हम और देखिए दोस्तों एक और है कि कनिष्क ने शक संवत कब चलाया, क्यों चलाया, क्योंकि जब वो उस टाइम वो राजगद्दी पे बैठा। ठीक है, याद रखिएगा, ये गद्दी पे बैठा, इसलिए इसने क्या किया, शक संवत को चलवाया। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे, उससे पहले एक बार सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे। कैसे देखेंगे दोस्तों, कि हम लोग कुषाण राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं। पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची और तोकरी भी कहलाए, और इस यूची, ये जो यूची था दोस्तों, वो 5 भागों में, 5 शाखाओं में विभाजित था, और उसी में से एक शाखा जो थी दोस्तों वो कुषाण हुई। कुषाण वंश का जो संस्थापक हुआ कुजुल कड़फिसेस हुआ, लेकिन जो इसका सबसे प्रतापी शासक हुआ कनिष्क हुआ। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, कनिष्क ने क्या चलवाया दोस्तों, कनिष्क जब अपने गद्दी पे बैठा तो शक संवत चलवाया 78 ईस्वी में। ठीक है, और इसी शक संवत को भारत सरकार द्वारा यूज किया जा रहा है। ठीक है, आगे मूव करेंगे दोस्तों कि बौद्ध समिति के बारे में पूछता है दोस्तों, बौद्ध संगीति के बारे में पूछता है, बौद्ध संगीति। ठीक है, तो जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों वो किसके शासन काल में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। चौथी बौद्ध संगीति, ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों वो किसके शासन काल में हुई थी, वो हुई थी कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, जो बौद्ध संगीति हुई थी, क्या नंबर की बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, वो किसके शासन काल में हुई थी, वो हुई थी कनिष्क के शासन काल में। और कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी कुंडलवन में। ठीक है, कुंडलवन में, कुंडलवन में। ठीक है, ये कुंडलवन कहाँ पड़ता है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। कुंडलवन पड़ता है दोस्तों कश्मीर में। ठीक है, और देखिए इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये अध्यक्षता बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो की थी दोस्तों वो वासुमित्र ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी, वासुमित्र ने की थी। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, वासुमित्र ने की थी। कुंडलवन की अध्यक्षता किसने की थी, वासुमित्र ने की थी। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि बौद्ध धर्म जो हुआ था दोस्तों वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान। लेकिन जो ये था कनिष्क जो था वो महायान का जो था अनुयायी था। ठीक है, महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो हुआ दोस्तों वो किस संप्रदाय का अनुयायी हुआ, वो हुआ, यहाँ पे आप लोग ये नोट कर लीजिएगा अध्यक्ष के बारे में कि जो वासुमित्र हुए वो अध्यक्ष हुए, और जो कनिष्क हुआ दोस्तों वो किस संप्रदाय का अनुयायी हुआ, वो हुआ दोस्तों महायान संप्रदाय का। ठीक है, अब देखिए पूछ लेता है कि राजवैद। ठीक है,
अब देखिए राजवैद्य के बारे में पूछता है कि कनिष्क का जो राजवैद्य था वो कौन था। तो कनिष्क का जो राजवैद्य था दोस्तों वो कौन था, वो था चरक। कनिष्क का राजवैद्य जो था चरक था। और चरक ने किस पुस्तक को लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी दोस्तों, चरक संहिता। ठीक है, चरक ने किस बुक को लिखा दोस्तों, चरक संहिता। और ये किस चिकित्सा से संबंधित था दोस्तों, तो ये आयुर्वेदिक, ये आयुर्वेद का विद्वान था ये। ठीक है, ठीक है। पूछ देता है कि कनिष्क का राजवैद्य जो था वो कौन था। तो कनिष्क का जो राजवैद्य था वो चरक था। और चरक ने क्या लिखा दोस्तों, चरक संहिता। ठीक है, चलिए आगे हम लोग मूव कर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, महाविभाष्य सूत्र। ठीक है, पूछ देता है कि महाविभाष्य सूत्र के रचनाकार कौन थे। ठीक है, महाविभाष्य, महाविभाष्य के रचनाकार कौन थे। तो वो कौन थे दोस्तों, वो थे वासुमित्र। वो कौन थे दोस्तों, वासुमित्र, वासुमित्र थे। महाविभाष्य के रचनाकार कौन थे, वो थे वासुमित्र। ठीक है, चलिए महाविभाष्य के रचनाकार कौन थे दोस्तों, महाविभाष्य है दोस्तों, महाविभाष्य है ये। महाविभाष्य के रचनाकार कौन हुए दोस्तों, वासुमित्र। ठीक है, महाविभाष्य के जो रचनाकार हुए, ठीक है, वो कौन हुए, वो हुए दोस्तों वासुमित्र। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभाष्य को ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, विश्वकोश, विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए दोस्तों, इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। चलिए बार क्विक रिवीजन करते हैं। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कनिष्क के काल में हुई थी। वो कहाँ हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वासुमित्र ने की थी। ठीक है, कनिष्क जो था वो दोस्तों किस संप्रदाय का था, वो महायान का महायान संप्रदाय का था। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कनिष्क का जो राजवैद्य था वो कौन था, वो था चरक। और उसने किस पुस्तक की रचना की, चरक संहिता की थी। और चरक किससे संबंधित थे, वो आयुर्वेद से संबंधित थे। ठीक है, महाविभाष्य की रचना किसने की, वासुमित्र। और ठीक है, इसी को ही बौद्ध धर्म में विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना हम लोगों ने कर लिया, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। इतना आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए चलिए हम इरेज करते हैं और आगे चलेंगे दोस्तों। आगे मूव करेंगे दोस्तों, और आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है वो ये आता है बुद्ध चरित्र के बारे में। ठीक है, कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है दोस्तों। ठीक है, बुद्ध चरित्र की जो रचना की थी वो किसने की थी। तो बुद्ध चरित्र की जो रचना की थी दोस्तों वो अश्वघोष ने की थी। और अश्वघोष जो थे वो किससे संबंधित थे, वो कनिष्क से संबंधित थे, कनिष्क के ही राज वैद्य थे। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी दोस्तों, बुद्ध चरित्र की रचना जो किसने की थी वो की थी
अश्वघोष ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। बुद्ध चरित्र की जो रचना की थी दोस्तों अश्वघोष ने की थी। बुद्ध चरित्र नहीं है दोस्तों, बुद्ध चरित्र है। बुद्ध चरित्र की जो रचना की थी दोस्तों वो किसने की थी, अश्वघोष ने की थी। और ये किसका राजकवि था, और जो अश्वघोष था, ये अश्वघोष जो था ये राजकवि थे, राजकवि। अश्वघोष किसके राजकवि थे दोस्तों, सॉरी मैंने राजवैद्य बोल दिया था, लेकिन ये राजकवि थे। किसके राजकवि थे दोस्तों, वो थे कनिष्क। किसके राजकवि थे, वो थे कनिष्क के। ठीक है, हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों, ठीक है। और बुद्ध चरित्र को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको बौद्ध रामायण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बौद्ध रामायण, ठीक है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, बुद्ध चरित्र की रचना की थी अश्वघोष ने, जो किसका राजकवि था, कनिष्क का। और बुद्ध चरित्र को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बौद्ध रामायण के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया, ठीक है। भारत का आइंस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया दोस्तों, आप लोग को बताना है। तो भारत का जो आइंस्टीन कहा गया दोस्तों वो नागार्जुन को कहा गया, ठीक है। नागार्जुन को क्या कहा गया दोस्तों, भारत का आइंस्टीन, ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया, एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, नागार्जुन को कहा गया था। और इनकी जो पुस्तक थी दोस्तों वो कौन थी, माध्यमिक सूत्र, ठीक है। नागार्जुन की जो पुस्तक थी दोस्तों वो थी माध्यमिक सूत्र, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। देखिए भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है नागार्जुन को। और जो नागार्जुन की पुस्तक हुई दोस्तों वो क्या हुई, माध्यमिक सूत्र, ठीक है। नागार्जुन की जो पुस्तक हुई वो हुई माध्यमिक सूत्र, ठीक है। आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। और माध्यमिक सूत्र में इन्होंने किस चीज की बात की है, वो क्या है दोस्तों, सापेक्षता सिद्धांत का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से भी बन जाता है कि इन्होंने किसका सिद्धांत दिया है, सापेक्षता सिद्धांत, सापेक्षता सिद्धांत की बात की है अपने। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। नागार्जुन की पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, और माध्यमिक सूत्र में किसकी बात की गई है, सापेक्षता सिद्धांत की बात की गई है। चलिए हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जैसे जैसे करते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। एक पॉइंट हमने ये बताया, ठीक है। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, अश्वघोष ने की। अश्वघोष किसका राजकवि था, कनिष्क का था। और इसी बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक हुई वो हुई माध्यमिक सूत्र, और माध्यमिक सूत्र में किसका वर्णन है, सापेक्षता सिद्धांत पे आधारित ये पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए कुषाण वंश का अंतिम शासक, चलिए कनिष्क की जो मृत्यु होती है दोस्तों, कनिष्क की जो मृत्यु होती है वो कब होती है, कनिष्क की जो मृत्यु होती है वो 102 ईस्वी में होती है। कनिष्क की मृत्यु जो होती है दोस्तों वो 102 ईस्वी में होती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और जो कुषाण वंश का अंतिम शासक हुआ, कुषाण वंश का अंतिम शासक हुआ दोस्तों, अंतिम शासक वो वासुदेव हुआ। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो हुआ दोस्तों वो हुआ वासुदेव, ठीक है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, कुषाण वंश का अंतिम शासक जो हुआ दोस्तों वो हुआ वासुदेव, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि
गंधार कला गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। गंधार शैली वो मथुरा शैली प्लस मथुरा शैली। गंधार शैली प्लस मथुरा शैली का विकास जो हुआ दोस्तों, वो विकास होता है किसके शासनकाल में? वो होता है कनिष्क के शासनकाल में। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में होता है? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, अगर जो बात करें रेशम मार्ग की, ठीक है, तो रेशम मार्ग के विकास में भी इसका योगदान होता है दोस्तों। रेशम मार्ग के विकास में भी कनिष्क का काफी योगदान होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोगों ने एक बार क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, और कुषाण वंश से संबंधित जितने भी, ठीक है, एक पॉइंट और ये बचता है दोस्तों कि रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ? तो रेशम का जो आविष्कार हुआ दोस्तों, वो हुआ चीन में। याद रखिएगा, रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। ठीक है, चलिए, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? सुघोष ने की थी। किसका राजकवि था? कनिष्क का। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इन्होंने नागार्जुन की पुस्तक क्या है? माध्यमिक सूत्र है, और इसमें इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है? सापेक्षता सिद्धांत का। कनिष्क की मृत्यु कब होती है दोस्तों? वो होती है 102 ईस्वी में। अंतिम शासक जो होता है दोस्तों कुषाण वंश का, वो होता है वासुदेव। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो हुआ दोस्तों, वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। और रेशम मार्ग का जो निर्माण कराया दोस्तों, वो कनिष्क ने कराया। रेशम की खोज किसने की थी दोस्तों? तो वो चीन ने किया। कागज की खोज किसने की? चीन ने किया। ठीक है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।